Good morning, class. Our today's topic is birth of Weimar Republic. Germany, a powerful empire in the early years of the 20th century. जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था 20वीं शताब्दी के आरंभ में. For the First World War, alongside the Austrian Empire and against the Allies. प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो क्या था? युद्ध में एक तरफ तो क्या था? ऑस्ट्रिया और तुर्की जैसे बड़े बड़े देश थे. दूसरी तरफ कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया. All joined the war enthusiastically, hoping to gain from a quick victory. सभी ने युद्ध को इसलिए ज्वाइन किया था कि जल्दी ही जीत मिलेगी और युद्ध खत्म हो जाएगा. Little did they realize that the war would stretch on, eventually draining Europe of all its resources. परंतु ऐसा अनुमान किसी ने नहीं लगाया था कि युद्ध इतना लंबा चलेगा और यूरोप को जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, आर्थिक रूप से पूरी तरह कमज़ोर यूरोप को कर देगा. जर्मनी मेड इनिशियल गेन बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम. जर्मनी बताया है इन्होंने कि बहुत जर्मनी के ऊपर फ्रांस और बेल्जियम पर अधिकार करके जर्मनी ने शुरुआत में जो सफलताएं प्राप्त हो गई थी जर्मनी को, लेकिन हाउएवर द एलिस स्ट्रेंथ बाय द यूएस एंटायर इन 1917. लेकिन 1917 में जैसे ही यूएस ने एंट्री की युद्ध में तो उस गुट को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल गई, पावर मिल गई, वो जीत गए और डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918. और नवंबर 1918 में उन्होंने जो सेंट्रल पावर्स थी उनको हरा करके जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशंस ऑफ द एम्पायर गिव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट पार्टीज टू रिकास्ट जर्मनी पॉलिटी. जो जर्मनी की हार थी उसके कारण जो अपॉर्चुनिटी मिली किसको, उसने एक जो उसके अपोजिट वर्ग थे उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि जर्मनी की जो राजनीतिक है उसमें बदलाव लाया जाए. ए नेशनल असेंबली मेट एट वाइमर. एक नेशनल असेंबली यानी कि राष्ट्रीय सभा बुलाई गई वाइमर में. एंड एस्टेब्लिश ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद ए फेडरल स्ट्रक्चर. एक फेडरल स्ट्रक्चर के अनुसार उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया. डिप्टीज वर नाउ इलेक्टेड द जर्मन पार्लियामेंट. और अब जर्मन पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए और ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल और यूनिवर्सल वोट के आधार पर हुए ऑल अडल्ट्स में इंक्लूड वोमेन ने भी पार्टिसिपेट किया. दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स अवन पीपल लार्जली. लेकिन जो ये नया गणराज्य बना, एक जो सरकार आई नई, इसको वहाँ जर्मनी के लोगों ने भी एक बड़े हिस्से ने, एक बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया. क्योंकि ऑफ द टर्म्स इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनी डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार. क्योंकि क्या था, जो इसके ऊपर जो बहुत सारा कर्ज हो गया था, जो इसकी प्रतिक्रियाएं थी, जो इसकी हार के बाद की जो एक्टिविटीज़ थी, जो शर्तें थी वो कठोर थी. इसलिए द पीस ट्रीटी एट वर्साइल विद द एलिस वॉज ए हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस. जो वर्साई की संधि की गई जर्मनी की हार के बाद वाइमर रिपब्लिक ने जो वर्साई की संधि की वो क्या थी? हार्श थी और ह्यूमिलेटिंग थी. जर्मन लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनी. जर्मनी ने अपनी जो ओवरसीज कॉलोनीज थी वो भी खो दी. 10% पॉपुलेशन भी खो दी. 13% टेरिटरीज भी चली गई उनकी. और 75% लोहा और 26% कोयला फ्रांस और पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया वगैरह को दिया गया. द एलिड पावर डिमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर. और जो एलिड पावर थी उसने क्या किया? डिमिलिटराइज कर दिया जर्मनी को, उसकी ताकत जो थी कमज़ोर हो गई उससे. द वार गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार एंड डैमेज द एलाइड कंट्रीज सफर्ड. क्या थी? जो हार थी
उसका एक तो उसके ऊपर बोझ था, अपमानजनक जो संधि थी उसका एक तो बोझ था, और दूसरा क्या थी, जो कठोर शर्तें उसके ऊपर थोप दी गई थी, और जो युद्ध के कारण जो एलिज कंट्री एलिड जो थे वो क्या कर रहे थे, जो हारी हुई कंट्रीज थी वो सफ़र कर रही थी, वो भी उसके ऊपर गिल्टी थी। जर्मनी वॉज फोर्स टू पे compensation अमाउंटिंग टू 6 बिलियन, और जर्मनी के ऊपर लगभग 6 अरब पौंड का जुर्माना किया गया और कंपनसेशन किया गया। द एलिड आर्मीज आल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच ग्रीनलैंड फॉर मच ऑफ द 1920 में जो उसके रिसोर्सेज क्षेत्र थे उनको भी नियंत्रित कर लिया गया। मैनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वाइमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वार बट द डिसग्रेस एट वर्साइल। जो न्यू वाइमर रिपब्लिक थी वो क्या थी, वो जो ओल्ड वाइमर रिपब्लिक थी उसका ही उसके द्वारा जो गलतियां की गई थी उनको भुगत रही थी, उसके द्वारा हार में जो संधि हुई थी उसकी कंपनसेशन को भुगत रही थी, वर्साइल में जो संधि हुई थी उसकी कंपनसेशन वो पूरी कर रही थी। द इफेक्ट ऑफ द वार, युद्ध का क्या असर हुआ। The war had a devastating impact on the entire continent both psychologically and financially। इस युद्ध में जो पूरा कॉन्टिनेंट था, जो पूरा महाद्वीप है, उसको मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही रूप से बहुत ही ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ा। फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेबिटर। जो यूरोप कल तक ऋण देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, अब क्या हो गया, अब कर्जदारों का महाद्वीप वो कहलाने लगा। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वाइमर रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड टू पे फॉर द साइंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। विडंबना तो ये थी कि जो पुराना साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना था, न्यू वाइमर रिपब्लिक जो गवर्नमेंट थी वो उससे वसूला जा रहा था। ये हार तो किसकी हुई थी, जो ओल्ड वाइमर रिपब्लिक थी, लेकिन हार के बाद जो न्यू वाइमर रिपब्लिक सत्ता में आई उसको यह हर्जाना भुगतना पड़ रहा था। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वार गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलेटिंग एंड द फाइनेंशियल क्रिपल्ड बाय द बीइंग फोर्स टू पे कॉम्पनसेशन। और युद्ध में जो हार हुई, एक तो उसकी गिल्टी और उसका राष्ट्रीय तौर पर अपमान था, उसका बोझ उसको उठाना पड़ रहा था, और जो हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर वो बहुत पीछे चले गए थे। दोज हु सपोर्टेड द वाइमर रिपब्लिक, वे जो वाइमर रिपब्लिक को क्या करते थे, उनका साथ देते थे, कौन कौन थे, सोशलिस्ट थे और कैथोलिक्स थे और डेमोक्रेट्स थे, वो लोग थे। became easy target of attack in the conservative nationalist circle। अब क्या करने लगे, वो उन्हीं को तरह तरह के हमलों का निशाना बनाने लगे, जो रूढ़िवादी लोग थे वो। दे वर मोकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स, और वो उनका मजाक उड़ाने लगे, उनको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से बुलाया जाने लगा। This mindset had a major impact on the political developments of the early 1930 as we will soon see। और ये कह रहे हैं कि जो ये इम्पैक्ट था उनके दिमाग पर, उनकी मनोदशा का 30 के दशक के प्रारंभिक राजनीतिक घटनाक्रम का उनके ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा। द फर्स्ट वर्ल्ड वार लेफ्ट ए डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। पहला जो विश्व युद्ध था उसने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस अबो सिविलियंस, सोल्जर्स जो थे आम नागरिकों के बदले अधिक सम्मान उनको दिया जाने लगा। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine। जो राजनेता हैं और जो पब्लिसिटी करते हैं, जो प्रचारक हैं, वो इस बात पर ज़्यादा जोर देने लगे कि एक व्यक्ति को एग्रेसिव होना चाहिए, स्ट्रोंग होना चाहिए और मैस्कुलाइन यानी कि उसमें मर्दाना गुण होने चाहिए। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ,
जो ट्रेंच लाइफ थी सोल्जर्स की, खाइयों के अंदर जहाँ वो लड़ते थे बैठ करके, खड़े होकर के, छुप करके, उस लाइफ को बहुत ही शानो शौकत से दिखाया जाने लगा, मीडिया द्वारा बताया जाने लगा कि जो सोल्जर्स हैं उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी है वहाँ। द ट्रूथ हाउएवर वाज दैट सोल्जर्स लाइव मिजरेबल lives इन दीज ट्रेंचेस। लेकिन सच्चाई ये थी कि जो सैनिक थे वो इन ट्रेंचेज में बहुत ही मुश्किल की जिंदगी जी रहे थे। ट्रैप्ड विद रैट्स फीलिंग ऑन कोरेप्सिस, चूहों के द्वारा जो उन लाशों को खा रहे थे, उन चूहे उनके इर्द गिर्द रहते थे। दे फेस्ड पॉइजनस गैस, और वो विषैली गैस एंड एनमी सेलिंग, और जो दुश्मनों की गोलाबारी थी। एंड विटनेस देयर रैंक्स रेड्यूस रैपिडली, और जो उनके दोस्त मारे जा रहे थे उनके गवाह के रूप में वहाँ बैठे हुए उनको देख रहे थे। Aggressive war propaganda and national honor occupied center stage in the public sphere, while popular sports grew for conservatives dictatorship that had recently come into being. जो सार्वजनिक जीवन में आक्रामक सैन्य प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी बातें कम हैं, कम आकी गई। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को क्या मिला? बहुत ही जन समर्थन मिला। डेमोक्रेसी वॉज इंडीड ए यंग एंड फ्रेज आइडिया विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटी ऑफ इंटरवार यूरोप। उस समय जो लोकतंत्र था वो एक नया और कॉमन विचार था। जो दोनों जो महायुद्ध थे, दोनों जो वार थे, उनके बीच पूरे यूरोप में फैली जो अस्थिरता थी उसका सामना नहीं कर सकता था। एक ऐसा विचार था। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।